जो आदतें आपको अभी तक जीवन के अंदर उन्नति के पथ पर नहीं ले जा पाई, उन व्यर्थ की आदतों को बदलिए साहब, क्योंकि साल तो हर साल बदल जाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की पुस्तक चल रही है अंतराल भाग 1 और उसका तीसरा और आखिरी जो अध्याय है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर साहब का, उसका हम दिशाहारा जो पर्व है, अंक है, वो है जो अध्ययन कर रहे हैं। ये जीवनी है शरतचंद्र साहब की, ठीक है। और कल के वीडियो में एक चीज़ जो किताब के अंदर ही मिसप्रिंट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दें तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आवारा मसीहा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो मिला था विष्णु प्रभाकर साहब को, लेकिन वो वहाँ पर मिसप्रिंट है। वो उस आधार पर लिख दिया गया क्योंकि आवारा मसीहा जो है उस समय 1974 के दौरान जब ये प्रथम प्रकाशन हुआ इसका, तो ये बहुत ज़्यादा हकदार थी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, ज़्यादा हकदार थी, लेकिन इसको मिला नहीं और बाद में इनको मिला था अर्धनारीश्वर के लिए। तो वो आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। आवारा मसीहा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो नहीं मिला था विष्णु प्रभाकर साहब को। किताब में थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उसमें आप ध्यान रखिए। और अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक करते चलें, आप भावनाओं बह जाते हैं, फिर शेयर कर दें दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में अभी। और पहली बार चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, निरंतर सूचनाएं और प्रश्न है जो वहाँ पर अपलोड करूँगा मैं। अब कवि आदि गणेश हिंदी अगर सर्च करते हो तो इस नाम से सर्च करना है, जिस पर 3000 से ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं, उसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना 3000, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं हर रोज़ मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, जो भी पढ़ाई से संबंधित आपकी समस्याएं उनके रिगार्डिंग। तो आज भी एक वीडियो डाला है, आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब करो ताकि जो भी आपकी दैनिक पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हैं, जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान मैं वहाँ पर उपलब्ध है, जो कुछ ना कुछ विचारों के माध्यम से करवाता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं अध्याय को। कल हमने बात की थी कि स्कूल के अंदर ये सबसे उद्दंडी थे, बिल्कुल लीडर बने हुए थे, दलपति बने हुए थे। और जो स्कूल में घटना हुई, जो पंडित जी थे तो उनके सामने कि भोले बन के बिल्कुल चरण पकड़ के कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो सारी की सारी प्रक्रियाएं चलती है। उससे हम आगे देखते हैं। आज देखिए, आगे हम देखें तो छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उसकी प्रतिभा में जरा भी है जो कमी नहीं हुई। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था। तो गांगुली परिवार में क्या वर्जित था? पतंग उड़ाना। जैसे शास्त्र में क्या? समुद्र यात्रा है। शास्त्रों में लिखा है कि पंडितों के लिए समुद्र यात्रा है जो वर्जित है, ब्राह्मण परिवार समुद्र यात्रा नहीं कर सकते। मैंने डिस्क्रिप्शन जो ये माफ़ कीजिएगा टेलीग्राम पर एक फिल्म का, जो रामानुजन साहब की फिल्म है, उसमें शेयर किया था आपको। बहुत ही प्रेरक फिल्म है, वो ज़रूर देखिएगा, आपको समय मिले तो। उसमें भी ये जिक्र आया है जब वो जाते हैं बाहर अपने रिसर्च से संबंधित। परंतु शर्त था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे है जो बड़े प्रिय थे। नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय जो नाच उठते, बड़ी प्रसन्नता होती कि कितनी कमाल की तरीके से जो पतंग उड़ा रहा है। उसका जो मांझा विश्व विजयी था। उसका मांझा जो था, जिसे हम बोलते हैं मंजो, वो विश्व विजय था, मतलब करता नहीं था किसी से। वह ऐसा पेंच मारता कि विरोधी की पतंग कटकर धरती पर आ गिरती। वह कौन, यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो वह ऐसा पेंच मारता कि विरोधी की पतंग कटकर धरती पर आ गिरती। तो शरतचंद्र साहब अपने मांझे के माध्यम से ये कर्तव्य जो करते थे। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर माफ करें, ऐसे लपक लेता कि साथी जो मुग्ध हो रहे थे। लट्टू घुमाया होगा आपने, वो चक्री सी हाथ के ऊपर। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था, वहाँ पर भी पारंगत था साहब। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो शरत है जो पात पात चलता, उनसे एकदम आगे ही चलता। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने मालिकों के सब उपाय व्यर्थ हो जाते। जो छात्रवृत्ति वाला आया था ऊपर जिक्र, तो सन 1887 ईस्वी में छात्रवृत्ति स्कूल होते थे, ठीक है, जिनमें अंतिम श्रेणी
छठी होती थी और छात्रवृत्ति का अर्थ आज जैसा है जो नहीं था। आगे हम बात करें, यदि कभी पकड़ा भी जाता वो शरद तो वीरों की तरह दंड ग्रहण है जो करता। कथा शिल्पी शरदचंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सव्यसाची इस किला में क्या थे, निष्णांत थे बिल्कुल तरीके से। पता नहीं दुर्दांत राम की तरह उसकी कोई नारायणी भाभी थी या नहीं, पर निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उसकी माँ ने उसे कलमुए को एक पैर पर जो खड़ा होने की सजा दी होगी और उसने विरोध प्रकट करते हुए भी उसे स्वीकार जो कर लिया होगा। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं। वह बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था, भले ही तत्कालीन मापदंड के अनुसार उसे उपाधि मिली हो। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में क्या था, सौंदर्य बोध था। तो शरद के पिता का क्या नाम था वो आप कमेंट करके बताइएगा, कल वाली क्लास में आया था। पढ़ने के कमरे को खूब सजा कर रखता, चौकी और उस पर एक सुंदर सी तिपाई, एक बंद डेस्क और उसमें पुस्तकें, कॉपियाँ, कलम, दवात इत्यादि इत्यादि। उसकी पुस्तकें झकझक करती थी, कॉपियाँ वह स्वयं करने से काट कर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही जो बनता था, बिल्कुल टकाटक मामला रखता। स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सबको छोटे छोटे बच्चों में क्या बांट देता था। वहीं देने में उसे मानो आनंद आता था, लेकिन ये देने के अभिमान का आनंद नहीं था, ये था भार मुक्ति का आनंद साहब। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। जो नींद और आहार पर अधिकार रखता है ठीक से, वो आगे चलकर कुछ मामला है जो बड़ा ही करता है। बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरदचंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसीलिए तो परेशान रहती थी। स्वल्पाहारी था वो, और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था। नाना के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था, और नाना के घर के उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा और बदनाम घर था। कभी वहाँ एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, परंतु संयोग से एक के बाद एक कहीं मृत्यु हो जाने पर वे लोग उसे छोड़कर जो चले गए। उसके बाद बहुत दिनों तक वहाँ पर वह क्या भूतावास बना रहा, भूतों का आवास बना रहा है एक तरीके से यूँ कह सकते हैं। और अभिभावकों से छुपाकर इसी महल के आंगन में क्या शरद ने कुश्ती लड़ने का क्या अखाड़ा जो तैयार कर लिया। घर वालों को बताया नहीं, बिल्कुल वही कुश्ती लड़ने का अखाड़ा सेट कर लिया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर है जो आगे वहाँ नदी से, लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था है जो नहीं हो सकी। पैसे का अभाव जो था, ये जो यहाँ पर आया है ना पैरेलल बार, यानी बांस के बने रोकने के लिए होती थी, उसके लिए आया यहाँ पर, बाढ़ कह सकते हैं, रुकावट के लिए। बहुत सोच विचार कर शरद ने आदेश दिया बांस की बार है जो तैयार की जाए। बांस की बार यानी पैरेलल बार। बस संध्या के झुटपुटे में 4-5 लड़के बांस काटने निकल पड़े। झाड़ झंझाड़ों में से रगड़ रगड़ कर हाथ पांव लहलुहान हो गए। पर दलपति की आज्ञा है। दलपति कौन, कल भी मैंने बताया था दलपति किसके लिए है, तो ये पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सवाल बनेगा दलपति वाला। शरदचंद्र आज्ञा है कि उसी रात को पैरेलल बार तैयार हो जानी चाहिए, बांस की बार चाहिए, और वह हुई भी। अगले दिन दोपहर तक सब लड़के उत्फुल्ल होकर उस पर जो झूलने लगे, लेकिन शोर मचाना वहाँ एकदम मना था। घर के लोग जान ले, इसलिए लौटते समय वे सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे, हे भगवान आज बचा लेना, हे भगवान आज बचा लेना। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है। उसका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। गंगा घर के समीप ही थी, लेकिन कभी कभी रूठ कर दूर चली जाती थी। उस वर्ष ऐसा ही हुआ, यानी कि पानी कम हो जाता था। बीच में छोटे छोटे ताल बन गए और उनमें लाल लाल जल जो भर गया। शरद उस लाल जल में स्नान करने का लोभ कैसे सवर्ण कर सकता था। मणि मामा को साथ लेकर
एक दिन वह उसमें कूद ही तो पड़ा, लेकिन उसका दुर्भाग्य उस दिन छोटे नाना अघोरनाथ असमय जो घर आ गए साहब। उन्होंने मणि को नहीं देखा तो पूछा, मणि कहाँ है? मणि कहाँ है किसका कथन है? अघोरनाथ का। किसी ने बताया, क्या? मणि शरद ताल में स्नान करने गए हैं। उस पल, उस क्षण अघोरनाथ ने जो हुंकार किया उसे सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे ही छोटे नाना सिंह के समान गर्जना करते हुए मणि पर टूट पड़े। घर की नारियों के बार बार बचाने पर भी उसकी जो दुर्गति हुई ना, घर की जितनी महिलाएं थी उनको बार बार उसको बचाया गया, फिर भी दुर्गति हुई। उसको ठीक होते होते 5-7 है जो दिन लगे। बढ़िया तशरीफ लाल की गई, लेकिन शरत उस क्षण के बाद वहाँ जो नहीं देखा गया। तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले गए, तभी वह दिखाई दिया। मामा, लोगों ने अचरज से पूछा, तू कहाँ चला गया था रे? शरत ने उत्तर दिया, मैं गोदाम में था। क्या खाता था? वही जो तुम खाते हो। वही जो तुम खाते हो, शरत का कथन। कौन देता था? छोटी नानी। जिस समय छोटे नाना मणि को मार रहे थे, उस समय छोटी नानी के परामर्श से शरत जो घर में जा छिपा था। चालाक तो था ही, लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था उतना ही पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता था, पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती, छिपकर उन्हें पढ़ डालता। वहीं से एक दिन उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की क्या थी, चर्चा थी, और नाम था संसार कोश। क्या था? संसार कोश। विपद पड़ने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है, इसका भी एक मंत्र उसमें लिखा था। अब देखिए, यहां से यह सवाल बन सकता है कि विपद पड़ने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है, इसका मंत्र, इसका उपाय किसमें लिखा था? संसार कोश में, आवारा मसीहा अध्याय में जो आई है। अपने सभी साथियों को उसने यह मंत्र सिखा दिया। मंत्र था, ओम हम हुम ध्युम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब मंत्र तो क्या था? बस था उसमें, तो बस सिखा दिया कि बस हो जाएगा इससे काम। केवल गुरुजनों के दंड से मुक्ति पाने का ही नहीं, सांपों को बस में करने का मंत्र भी उसे उसी में मिला था। शरत उसकी परीक्षा करने को आतुर हो उठा कि मंत्र है जो काम करता है कि नहीं करना। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था। बड़ी कठिनता से उसके प्राण बच सके थे, इसलिए वह जन्मेजय की तरह नागयज्ञ करने को और भी उत्सुक था। कोश में लिखा था कि 1 हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फण के पास रख देने पर पल भर में ही सांप है जो सिर नीचाकर निर्जीव है जो हो जाएगा। बड़े उत्साह के साथ उसने बेल की जड़ ढूंढ निकाली साहब, और सांपों की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन उस दिन शायद उन्हें इस मंत्र का जो पता लग गया था, इसलिए बहुत खोज करने पर भी कोई सांप है जो नहीं दिखाई दिया, मिला नहीं उनको। अब क्या किया जाए भाई साहब? अंत में अमरूद के एक पेड़ के नीचे मलबे में एक गोखरू सांप के बच्चे का पता लगा। खुशी से भरकर शरत अपने दल सहित वहां पहुंचा और उसे बाहर निकालने को क्या हो गया, छेड़ने लगा, आतुर हो गया। बालकों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर सांप के उस बच्चे ने अपना फण उठा लिया। शरत उसी क्षण की राह जो देख रहा था, तुरंत आगे बढ़कर बेल की जड़ उसके सामने कर दी। विश्वास था कि अभी वह सांप जो सिर नीचा करके सबसे क्षमा प्रार्थना करेगा, लेकिन निस्तेज होना तो दूर, वह बच्चा बार बार उस जड़ को है जो डसने लगा। ये देखकर बालक है जो भयातुर हो गए, बिल्कुल डरने लगे। तब मणि मामा कहीं से जो लाठी लेकर आए और उन्होंने सनातन रीति से उस बाल सर्प का क्या संहार कर डाला। सनातन रीति यानी काम चलटा दिया। ऐसा लगता है तब तक शरद की भेंट जो विलासी के मृत्युंजय से नहीं हुई थी। जड़ दिखाने से पूर्व एक काम और भी तो करना होता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, पहले उसका मुंह गर्म लोहे की सींक से कई बार दाग दो, फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए चाहे कोई मामूली सी सींक, उसे भागकर जान बचाने की ये जो सूझेगी। श्रीकांत और विलासी आदि अपनी रचनाओं में कथाशिल्पी शरदचंद्र ने इस विद्या की जो अच्छी चर्चा की है। इन शरारतों के बीच कभी कभी ये भी देखा जाता है कि दलपति गैर हाजिर है। पुकार उठती, कहाँ गए शरद्दा? यहीं तो थे, कहाँ थे? मतलब उनके साथी जो भी हैं। कुछ पता नहीं लगता, परंतु जब खोज कर सब थक जाते तो न जाने कहाँ से आकर वह स्वयं हाजिर हो जाता। बच्चे उसे घेर लेते और पूछते, कहाँ चले गए थे? बोलते, तपोवन गया था, तपोवन।
अच्छा, ये तपोवन का है, हमें भी दिखाओ जरा। उसने जो है किसी को भी तपोवन का है जो पता नहीं बताया, लेकिन सुरेंद्र मामा से उसकी सबसे अधिक है जो पड़ती थी। ठीक है, शायद इसलिए कि सुरेंद्र ने उसकी माँ का दूध है जो पिया था। वह भी छोटा ही था कि उसकी माँ के सिर संतान होने की संभावना है जो दिखाई दी। उधर शरद का छोटा भाई शैशव में ही चल बसा था। तब उसकी माँ ने सुरेंद्र को अपना दूध पिलाकर जो पाला था, इसलिए बहुत अनुनय विनय करने पर जो एक दिन वह उसको साथ लेकर जो अपने तपोवन है जो गया था। शरद है जो मामा उसको सुरेंद्र को लेकर जाने से पूर्व उसने सुरेंद्र से कहा, मैं तुझे वहाँ ले तो चलूँगा, परंतु तू सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके ये प्रतिज्ञा कर कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताएगा। सुरेंद्र बोला, मैं सूर्य को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं गंगा को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। किसके कथन है सारे? सुरेंद्र के। फिर बोलता है, अब चल। घोष परिवार के मकान के उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरे के नीचे नीम और करौंदे के पेड़ों ने उस जगह को घेर कर अंधकार से आच्छन्न कर रखा था, बिल्कुल घेर रखा था। नाना लताओं ने उस स्थान को चारों ओर से ऐसे ढक लिया था कि मनुष्य का उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था। बड़ी सावधानी से एक स्थान की लताओं को हटाकर शरत उसके भीतर गया। वहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी भरी लताओं के भीतर से सूर्य की उज्जवल किरणें छन छन कर आ रही थी थोड़ी थोड़ी, और उनके कारण स्निग्ध हरित प्रकाश जो फैल गया। देखकर आंखें जुड़ाने लगी और मन गदगद होकर मानो किसी स्वप्न लोक में पहुंच गया। एक बड़ा सा पत्थर वहां रखा था, उसके ऊपर बैठकर शरद ने सुरेंद्र को बुलाया। सुरेंद्र डरते डरते पास जा बैठा। नीचे खर स्त्रोता गंगा बहती रही। दूर उस पार का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। मंद मंद शीतल पवन की मृदु हिलोरें जो है वो शरीर को पुलक से भर रही थी। सुरेंद्र ने मुग्ध होकर कहा, यह जगह तो बहुत सुंदर है, यह जगह तो बहुत सुंदर है। किसका कथन है? सुरेंद्र का। शरद बोला, हाँ, इस जगह आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। न जाने क्या क्या सोचा करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें सब यहीं दिमाग में आती है मेरे। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे तपोवन में आ गया हूँ। आज समझा हूँ कि इस बार तुमने अंक गणित में 100 में से 100 अंक कैसे पाए थे। न जाने कितनी बार इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को सहलाता होगा, और तब उसके मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। उसने अनुभव किया होगा कि घर में एकांत नहीं है, जरा जरा सी ध्वनि मस्तिष्क में प्रतिध्वनि पैदा करती है और उभरते हुए चित्र को धुंधला कर देती है। तभी उसने इस तपोवन को ढूंढ निकाला होगा। यही साथियों बात है जो पढ़ाई के अंदर लागू होती है। आप जहाँ शोरगुल होता है, कभी कभी कोई बात टकराती है, तो कोशिश करें घर के अंदर या आसपास वो स्थान देखें जहाँ पर थोड़ा सा एकांत हो, आप अच्छे से हैं जो ध्यान लगा पाएँ। और घर में ऐसा स्थान नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, तो प्रयास ये करें सुबह जल्दी उठ के निपटा लें 3-4 घंटे, रात को सोने के बाद निपटा लें 3-4 घंटे, ताकि चित्त लगा के रखना पड़ेगा अध्ययन में, तभी काम होगा। लेकिन और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट का मसला और चल रहा है। अब आपके ये और दुविधा हो गई, आप कहोगे तो जल्दी इससे संबंधित जो व्यक्तिगत मेरी राय है वो मैं देने का प्रयास करूंगा, और बाकी निर्णय तो आपका होगा ही होगा। लेकिन उसने अंक गणित में 100% अंक नहीं पाए थे। अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान भी पाया था। किसने? शरत ने। हुआ ये कि छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसे जीवन की कक्षा में दाखिल होना पड़ा, इसलिए दूसरे विषय उसके लिए सहज हो गए और वह बीच में ही 1 वर्ष लांग कर ऊपर की कक्षा में पहुंच गया। इन सब बातों से जहाँ मित्रों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वहाँ गुरुजन भी आश्वस्त हो गए कि हाँ, होशियार है, पढ़ाई करता है। स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी था। वहीं से लेकर उसने उस युग के सभी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं जो पढ़ डाली। युग संधि के उस काल में जब कर्ता लोग
चंडी मंडप में बैठकर चौपड़ को लेकर शोर मचाते, तब किशोर वय के लोग चोरी चोरी बंकिम रविंद्र की पुस्तकों के पन्ने पलटते। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा उसमें थी। केवल पढ़ना मात्र नहीं था, उन चीज़ों को वो अप्लाई करके लागू करके चारों तरफ देखता भी था कि क्या है ये। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। उस दिन अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था कौन? शरद। एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने का करुण स्वर सुनाई दिया। अधिकारी महोदय ठिठक गए, बोले, ये कौन रोता है, क्या हुआ? शरद ने उत्तर दिया, मास्टर मुशाई, इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में कामकाज करके ये उसको खिलाती थी। कल रात इसका अंधा स्वामी मर गया। वह बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुशाई, ये सचमुच का रोना है। बहुत अच्छी बात कही है। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। वे कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से माफ करें, इस घटना की चर्चा के मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है, वह साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में है जो प्रसिद्ध होगा। यह किसके लिए आया, जरूर ध्यान में रखना, शरद चंद्र साहब के लिए आया। और बड़ी कमाल की रूह को हिलाने वाली बात कही है। लेकिन गांगुली परिवार में इसकी सहज प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। इस घोर आदर्शवादी परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिस पर नवयुग की हवा का कुछ प्रभाव हुआ था, और वे थे केदारनाथ के चौथे भाई अमरनाथ। वे शौकीन तबीयत के थे, कबूतर पालते थे और उस युग में कंघा, शीशा और ब्रश इत्यादि का उपयोग करते थे। सिर पर अंग्रेजी फैशन के बाल भी रखते थे। घर के बालक उनके इस रूप पर मुग्ध थे। मुग्ध होने का एक और भी कारण था। दफ्तर से लौटकर वे रोज़ कुछ न कुछ बच्चों को खिलाते थे। सब प्रसन्न रहते थे, जैसे पिपरमेंट की गोलियां इत्यादि। लेकिन इसी कारण बड़े भाई उनसे अप्रसन्न थे और इसी कारण एक दिन चोटी रखकर शेष बाल उन्हें जो कटा देने पड़े थे। पढ़ने में भी उनकी रुचि कम नहीं थी। बंकिम चंद्र के बंग दर्शन, किसका है, बंकिम चंद्र का प्रवेश उन्हीं के द्वारा गांगुली परिवार में हो सका था। ये बंग दर्शन बांग्ला साहित्य में नवयुग का सूचक था। गांगुली लोगों के हाली शहर से बंकिम चंद्र का काठालपाड़ा दूर नहीं था। उस गांव की एक लड़की इस परिवार में वधू बनकर भी आई थी। लेकिन घर का जोगी जोगना और आन गाँव का सिद्ध। घर के गुणी व्यक्ति की कद्र नहीं होती और बाहर वाले विशेष हो जाते हैं। बंकिम चंद्र की यहाँ तनिक भी प्रतिष्ठा नहीं थी। नवयुग का संदेशवाहक होने के नाते इस कट्टर परिवार में अगर थी तो थोड़ी बहुत अप्रतिष्ठा ही थी। लेकिन फिर भी अमरनाथ चोरी छिपे बंग दर्शन लाते थे और उनसे वह भुवन मोहिनी के द्वारा मोतीलाल के पास पहुंचाता था और वहां से कुसुम कामिनी की बैठक में साहब। दुर्भाग्य से अमरनाथ बहुत दिन जी नहीं सके। बच्चों का पार व्यथा में डुबोकर वे छोटी आयु में ही स्वर्गवासी हो गए। उनकी कमी किसी सीमा तक मोतीलाल और कुसुम कामिनी ने पूरी की। कुसुम कामिनी सबसे छोटे नाना अघोरनाथ की क्या थी, पत्नी थी। तो पूछा जाए अघोरनाथ की पत्नी का नाम तो कुसुम कामिनी, ध्यान में रखिएगा। छात्रवृत्ति परीक्षा पास करके स्वयं उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के हाथों से पारितोषिक जो पाया था, जैसा कि होता आया तब भी स्त्रियों का मुख्य कार्य था रसोई का जुगाड़ करना और घर गृहस्थी के दूसरे कार्य संभालना। उससे समय बचा तो जीवन को जीवंत बनाने के लिए कलह या सोना, क्या उससे समय बच गया ना, तो फिर जीवन को जीवंत बनाने के लिए क्या, कलह करना या फिर सोना। फिर जागने पर क्या, परनिंदा में रस लेना। लेकिन कुसुम कामिनी यह सब है जो नहीं कर पाती थी। जिस दिन उनकी रसोई बनाने की बारी नहीं होती थी उस दिन उनकी बैठक में या ऊपर छत पर एक छोटी मोटी क्या होती थी, गोष्ठी होती थी। और उसमें वे स्वयं बंग दर्शन के अतिरिक्त मृणालिनी, वीरांगना, ब्रजांगना, मेघनाद वध और नील दर्पण पढ़कर जो सुनाती थी। उनका स्वर
और पढ़ने की शैली इतनी मर्म स्पर्शी थी कि सभी निस्पंद हो उठते थे। और बालक शरद आश्चर्य और आदर से क्या भरकर सोचता कि लेखक भी कितना असाधारण व्यक्ति होता है साहब, कि संभवतः उसके मन में तब लेखक बनने की बात नहीं उठी थी उस समय तक, केवल सोचता। पर उसने लेखक को मनुष्य से ऊपर है जो अवश्य माना था। लेखक जो होता है साथियों, कवि जो होता है, मनुष्य से ऊपर माना गया है। गोपाल दास नीरज साहब ने लिखा है कि मानव होना भाग्य है लेकिन कवि होना सौभाग्य है, क्योंकि वो वहाँ तक देख सकता है जहाँ तक आप साधारण लोग हैं जो सोच भी नहीं सकते। यह उसके उपार्जन करने का युग था, लेखक बनने का नहीं। इस गोष्ठी में उसने साहित्य का पहला पाठ पढ़ा था और फिर बहुत दिन बाद पढ़ी बंग दर्शन में कवि गुरु की युगांतकारी रचना आँख की किरकिरी पढ़कर उस किशोर को जो गहरे आनंद की अनुभूति हुई, उसको न वह किसी को बता सका न जीवन भर भूल ही सका। अब तक उसका मन भूत प्रेतों की कहानियों से ही आतंकित रहा था। इस नए जीवन दर्शन ने उसे प्रकाश और सौंदर्य के एक नए जादू भरे संसार में पहुंचा दिया। जैसे पुष्किन की रचना पढ़ने के बाद तोल्स्तोय पुकार उठे थे क्या कि मैं पुष्किन से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वे मेरे पिता है, वे मेरे गुरु है। वैसे ही शरत ने कहा होगा, मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वे आज से मेरे गुरु हुए। आपको कभी कभी लगता है ना, कोई फिल्म देखकर, किसी अध्यापक से पढ़कर या कोई पुस्तक पढ़कर आपको मन ही मन उसे अपना आदर्श मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं कि मुझे इनके जैसा होना है या फिर मुझे इनकी तरह कुछ अच्छा करना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना, बड़ा करना है। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं। और सचमुच शरद जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें अपना गुरु ही है जो मानते रहे। वास्तव में मणि शरद की शिक्षा का आदि पर्व क्या थी, कुसुम कामिनी की पाठशाला में है जो शुरू हुआ था साहब। ठीक है। और पाठ्य पुस्तक का क्रम समाप्त होने पर साहित्य की बारी आती थी। शैशव से लेकर यौवन के प्रारंभ होने तक इस क्रम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। अपराजय कथा शिल्पी कौन शरदचंद्र के निर्माण में कुसुम कामिनी का जो योगदान है उसे कभी नहीं है जो भुलाया जा सका। और कुसुम कामिनी कौन थी, किसकी पत्नी थी, वो आप कमेंट करके बताना, पहले भी मैंने अभी पूछा था। आगे हम देखें तो इसी गोष्ठी में अचानक एक दिन क्रांति हो गई। क्या, एक नए स्रोत से आकर उस दिन रविंद्रनाथ की कविता प्रकृतिर प्रतिशोध का स्वर है जो गूंज उठा। और पढ़ने वाले थे उसी परिवार के एक व्यक्ति। वे बाहर रहकर पढ़े थे। इस परिवार में वर्जित संगीत और काव्य में उनकी दिलचस्पी थी। उस कविता को सुनाने के लिए उस बंधु ने परिवार की सभी नारियों को इकट्ठा किया था। किसने कितना समझा पता नहीं, लेकिन शरद की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें छिपाने के लिए वह उठकर है जो बाहर है जो चला गया। देखिए साथियों, ये पूछा जा सकता है रविंद्रनाथ की कविता कौन सी, प्रकृतिर प्रतिशोध। इसको सुनकर है जो शरद की आंखों में आंसू आ गए थे, तो ये कविता पूछी जा सकती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही हम देखेंगे। अनुरोध है आप सभी से कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हम धीरे धीरे कंप्लीट पाठ्यक्रम है जो कर लेंगे। जो नए साथी जुड़े उनको मैं बता दूं, कक्षा 9-10 की चारों पुस्तकें कंप्लीट कर ली हमने, कृतिका और क्षितिज, और कक्षा 11 की वितान पूरी कर ली है, और ये अंतराल भाग चल रही, तो ये भी कल पूरी हो जाएगी। उसके बाद में हम आगे की पुस्तकें देखेंगे और फिर 12वीं की पुस्तकें, जितने में अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। शाम को काव्य शास्त्र की क्लास चलती है 8 बजे, और 3 बजे ये क्लास होती है। और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कक्षा 11-12 के लिए कॉमन रूप से पुस्तक चला करती है, वो भी हमने पूर्ण करवा दी, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।